सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत होती है। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का स्वागत, फिर रुख खबरों का करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। सबसे पहले बात स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की करते हैं। वहाँ पर लगातार तनाव जब खबर आती है कि कम हो रहा है, तभी उसके बाद अगली खबर ही उसके विपरीत आ जाती है कि दोबारा से तनाव बढ़ गया है। अभी एक बार दोबारा से एक जहाज़ के ऊपर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में हमला हुआ है। किसने ये हमला किया है? किसके जहाज़ पर ये हमला हुआ है? नाविक सुरक्षित हैं या क्या चल रहा है? देखिए गुरप्रीत, जैसे ही 17 जून को ये खबर ब्रेक हुई थी कि अमेरिका और ईरान के बीच में एक समझौता हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसमें शामिल है और जल्दी से वहां पर जो फंसे हुए कमर्शियल जहाज है उनको निकालने की प्रक्रिया चालू होगी। यूनाइटेड नेशन ने इस काम के लिए जिम्मेदारी ली थी। यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था कि 11,000 से अधिक नाविक जो वहां पर फंसे हुए हैं उनको हम सुरक्षित बाहर निकालेंगे। आईएमओ के प्रमुख आर्सेनियो डोमिंगुएज ने कहा था कि कई जो जहाज हैं उनको सारों को सुरक्षित निकाला जाएगा। कई जो नाविक हैं वो काफी परेशान भी हैं और 11,000 के आसपास नाविक थे। अब देखिए, 2-3 दिन प्रक्रिया चली, कई जहाजों को सुरक्षित निकाला भी जा चुका है, लेकिन संगठन अब इस काम को रोक रहा है और संगठन कह रहा है कि हम यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आगे की निकासी से पहले सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम बने रहें। जी। ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसी यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक गुरुवार को ओमान के दहित बंदरगाह से दक्षिण पूर्व में करीब 7.5 समुद्री मील दूर एक मालवाहक जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन ये हमला हुआ। समुद्री सुरक्षा कंपनी वैनगार्ड के अनुसार सिंगापुर के झंडे वाले मालवाहक जहाज एवर लवली के ऊपर हमला हुआ और उसको सुरक्षित तौर पर हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करवाया गया। ये माना जा रहा है कि शायद हुती लड़ाकों में से किसी ने कोई हमला किया हो। अभी तक लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है कि हमला किसकी तरफ से किया गया था, लेकिन एक हमला हुआ। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पार हो गया और उसको उसको ज्यादा मतलब रिस्क नहीं रहा, मामला मामला ज्यादा रिस्की नहीं रहा। देखिए, ये माना जा रहा था कि तुरंत ही इन सारे नाविकों को, सारे जहाजों को जो फंसे हुए हैं उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी भी संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन है अभी भी वो सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर चिंतित है कि कहीं किसी जहाज के ऊपर हमला ना हो जाए। और दूसरा जो सबसे बड़ा डर सता रहा है गुरप्रीत, वो समुद्र में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिछाई गई माइंस का मामला है। आईआरजीसी की कल की स्टेटमेंट आप ध्यान करिए। आईआरजीसी ने ये कहा था कि भाई हम ही बताएंगे कि कहाँ से सुरक्षित पैसेज है। कभी कल को कोई खाम खा बन जाए, हवाबाज बन के आके बताए कि हम निकलवाते हैं, वो स्थिति नहीं है, क्योंकि माइंस बिछा रखे और माइंस को निकालने का भी काम जटिल है काफी। और जी। उस इलाके को चिन्हित करके बहुत ऐसे सावधानी से जो जहाज हैं वो पास करवाने होंगे। खैर, जो ब्रिटिश कंपनी है यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस, उसका उनका देखते हैं कि उनके उनको ये जिम्मा दिया गया है कि आप कम से कम कुछ चीज़ों का इंतजाम करिए। कुछ चीज़ों के बारे में आप वहाँ पर एक देखिए कि कौन से सुरक्षित पैसेज हैं, किस किस्म के खतरे हो सकते हैं, तो वो उसके एक हिसाब से कह सकते हैं कि उस सारी सूचनाएं ले रहे हैं, एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। उसके बाद ही मेरे को लगता है कि यूनाइटेड नेशंस अपने काम को शुरू कर पाएगा। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें अगली खबर की ओर, तो बात वेनेजुएला की कर लेते हैं। वेनेजुएला में लगातार 2 भूकंप बैक टू बैक आए, जिन्होंने वहाँ पर जान और माल दोनों का भारी नुकसान किया। अब तक भूकंप के साथ होने वाले नुकसान की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक जो हम खबर साझा कर रहे हैं, तब तक 235 लोगों ने अभी तक जान गँवा दी है और 4,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अभी मौजूदा स्थिति कैसी है वहाँ पर? देखिए, वेनेजुएला में जो भूकंप आया, आपने सही कहा कि अब तक कम से कम 235 लोगों की मौत हुई है। ये सरकारी आंकड़ा है जो आज सुबह तक का आंकड़ा है। मतलब अभी
10-5 घंटे में क्या स्थिति रही है, क्या डेथ टोल बढ़े, वो हमें नहीं पता। लेकिन अब से 10 घंटे पहले का ये डेटा है कि 235 लोगों की डेथ की खबर थी, 4000 से ज़्यादा लोग घायल थे। भूकंप जो थे गुरप्रीत काफ़ी शक्तिशाली थे। कल भी हमने आपको बताया था कि दोनों का जो स्केल था 7.2 रिएक्टर स्केल और 7.5 रिएक्टर स्केल के 2 भूकंप थे, जिसमें बड़ी मात्रा में खासकर वेनेजुएला की राजधानी काराकास और ला गवेरा के आसपास जो इमारतें हैं वो ढह गई हैं और वो मलबों में तब्दील हो गई हैं। हम तस्वीरें देख ही रहे हैं कि कैसे मलबे हटा के रेस्क्यू ऑपरेशंस वहाँ पर चल रहे हैं। तकरीबन 4300 लोगों को हॉस्पिटलाइज करवाया गया है, तो काफ़ी ये नंबर और भी बढ़ेगा ही। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप में अब तक 250 से ज़्यादा ऐसी इमारतें उन्होंने चिन्हित की हैं जो बुरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गई हैं, पूरी तरह ढह गई हैं। इनमें सबसे अधिक नुकसान ला गवीरा में हुआ है। यहाँ एक 10 मंजिला होटल पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया। घटनास्थल पर मौजूद टीमें लगातार राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं और हालात से जो जुड़ी ताज़ा जानकारियां हैं वो छन छन कर आ रही हैं, क्योंकि आपको और हमको भी उस किस्म से खबरें करनी है कि जिससे एक पैनिक स्थिति ना हो। अमेरिका कल हम जैसे बात कर रहे थे कि अमेरिका की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचुरल नेचुरल डिजास्टर और खासकर भूकंप को लेकर काम करती है, उन्होंने कहा था कि ये जो स्केल थे ये पिछले 100 साल में सबसे शक्तिशाली भूकंप होने के संकेत उन्होंने दिए थे वेनेजुएला के राजधानी के आसपास के इलाकों में, और उन्होंने कहा था कि नुकसान काफी ज्यादा है। हाँ, ये स्थिति ये बात बिल्कुल हमें भी लग रही है कि नुकसान काफी ज्यादा है, लेकिन अभी जो ऑफिशियल डेटा आ रहे हैं उनके उनके साथ ही हम जा रहे हैं, उनकी ही बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। जी। और इससे आगे बढ़ें तो बात राम मंदिर के दान में हुई गड़बड़ी की करते हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ी। और उसके बाद लगातार हम खबरों में चंपत राय का जिक्र करते थे। वैसे एक मामला भी बोल रहे थे कि दर्ज हुआ है, लेकिन उसमें से भी चंपत राय बच गया। लेकिन अब खबर आ रही है कि चंपत राय और एक और ट्रस्ट के सदस्य ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया है। क्या इसको नैतिक आधार माना जाए? तो देखिए आज का कई घटनाक्रम हुए राम मंदिर के जो चंदा है उसके चोरी के मामले को लेकर। एक तो आज 80 लाख रुपए एक जगह से और बरामद हुए हैं। उसकी अधिकारियों ने जानकारी दी कि यहाँ पर जो दान पेटी है उससे 80 लाख रुपए लेकर जो जो व्यक्ति गया था उनको उनसे बरामद की हुई है। तकरीबन 8 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें चंपत राय के करीबी ज़रूर हैं, लेकिन चंपत राय का नाम एफआईआर में नहीं है। चंपत राय बेसिकली राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख हैं, वही सारा कुछ देखते हैं, नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी भी हैं। तो वो तो साफ था कि एफआईआर में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मोदी के करीबी व्यक्ति का नाम नाम लिखा जा सके। लेकिन हाँ, ये है कि राम मंदिर के जो चंदे को लेकर जो गड़बड़ी हुई है उसकी थू-थू बहुत हो रही थी, इसलिए मेरे को लगा है कि नरेंद्र मोदी ने उनको ये सुझाया होगा कि आप अपने पद से कम इस्तीफ़ा दे दें। तो इसी बिना पर चंपत राय ने और उनके जो करीबी हैं अनिल मिश्र ने, उन्होंने ट्रस्ट छोड़ दिया है। और ये दोनों ने कहा कि हम नैतिक आधार पर इस्तीफ़ा दे रहे हैं, जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती जब तक हम किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। तो खैर देखिए पिछले 3 सप्ताह से ये पूरा मामला चल रहा है और उसमें करोड़ों के चंदे की हेर-फेर है। और दूसरा मामला सिर्फ करोड़ों के चंदे का भी नहीं, जी। राम की जो चरण पादुकाएँ थी, वो तक चोरी हो जाने का मामला है। और 1250 के आसपास जो सोने-चांदी की शिलाएँ थी, जो ईंटें थी, उनका भी पता नहीं कि वो कहाँ गई, कहाँ नहीं गई। तो देखिए गड़बड़ी बहुत बड़े लेवल की है। बड़े-बड़े मगरमच्छ शामिल हैं, लेकिन वही है कि एफआईआर में जिस हिसाब से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो सब ऐसे कर्मचारी लेवल के व्यक्ति हैं, जो साफ-सफाई वाले या फिर दान पेटियों जो वहाँ पर जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कम उसके अपन कहें कि उनका ग्रेड जो डी ग्रेड कहें कि जो सफाई कर्मचारी हैं या फिर जो इस किस्म के व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं मेरे को लगता है वो छूट ही जाएंगे। और आपको पता ही है कितने बड़े पैसे सफाई कर्मचारी या फिर आम व्यक्ति थोड़ी ना वो करता। जो ट्रस्ट के जिन लोगों को हैंडल किया जा रहा है वो तो जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनका तो एफआईआर में नाम तक भी नहीं है। अ, देखिए अलग-अलग दावे हैं। अभी भी आज न्यू इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट में दावा भी किया गया कि 2 2 करोड़ रुपए और
सोना मिलने का दावा आया कि एक जगह पे मिले हैं, 80 लाख रुपए की एक जगह से मिलने के दावा आया। तो पैसे मिल रहे हैं धीरे-धीरे, पर मेरे को लगता है कि जितने हज़ारों करोड़ों का गबन है उतना तो नहीं दिखाएँगे। ये 5, 7, 8, 10 करोड़ रुपए की रिकवरी दिखा देंगे और उसके बाद मामले को रफ़ा-दफ़ा करेंगे। क्योंकि जो जिस जिस हिसाब से चंदे की चोरी हुई है, अगर वो सारा ही पकड़ने लग जाएँगे तो देखो, जो हज़ारों करोड़ का मामला, आप तो आपको पता, आपको भी समझ है गुरप्रीत, मेरे को भी समझ है, उसमें तो फिर बड़े प्लेयर फँसेंगे। बड़े प्लेयर फँसाने नहीं है, ये छोटे-मोटे जो हैं, इनको ये जेल-वेल भेज के और काम चला लेंगे। लेकिन ठीक है, अब नैतिक आधार पे कह रहे हैं कि चंपत राय की उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नैतिक आधार तो खैर क्या ही बचा है, क्या नैतिक आधार बच गया है, जब जिस राम तो अभी है नहीं, तो उनका जो राज्य था वो उनके चप्पलों से, चरण पादुकाओं से चलाया जाना था, जैसे भरत ने चलाया था जब राम को वनवास हुआ था। तो अब बिना चरण पादुकाएं तो क्या, उनकी चरण पादुकाएं तक चोरी हो गई हैं, तो कौन सा राम राज्य अब चलेगा। तो खैर नैतिकता के आधार पे तो जो कह रहे हैं कि हम राम राज चला रहे हैं, उनका भी इस्तीफे तो उनके भी होने चाहिए। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस्तीफा तो उनका भी होना चाहिए फिर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़ें तो बात उत्तराखंड की करते हैं। निहंग सिंहों के एक जत्थे को उत्तराखंड पुलिस ने रोका है। दोबारा से वहां से वीडियोज आ रही थी, कुछ हलचल भी उसमें ज्यादा ही नजर आ रही थी। बॉर्डर पर झड़प हुई है। हाँ, उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है कि जो पूरा मामला चल रहा है, पिछले एक सप्ताह से 10 दिन, तकरीबन 10 दिन हो गए अब तो उस घटना को। पूरा इश्यू चल रहा है उत्तराखंड में नियंगों के साथ। और वहाँ पर आपको पता है कि जो पुलिस है उसका भी थोड़ा जो माइंडसेट है, उत्तराखंड पुलिस का, वो जो है वो कम्युनल है। वो हम मुसलमानों के मामलों में भी देख चुके हैं, और वो और भी अब सिखों के मामले में भी देख ही रहे हैं। उसमें देखिए, उत्तराखंड के चमोली के कर्णप्रयाग में 16 जून को झड़प हुई थी। आज हम 26 मेरे हिसाब से जून को बात करें तो 10 दिन हो गए हैं। उसी के कारण सारा मतलब तनाव हुआ था, और देहरादून की तरफ मार्च कर रहा था नियंगों का जत्था, और उसको हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर के ऊपर रोका गया उत्तराखंड पुलिस ने। कुलहाल बॉर्डर बोलते हैं उसको। वहां पर फिर धक्का मुक्की और वो सारा दिखा आपको, पुलिस ने लाठीचार्ज वगैरह, उनको रोका गया। ये जत्था मोहाली में एक गुरुद्वारे से रवाना हुआ था, और ये जो उत्तराखंड जाना चाहता था, इसमें जो नियंग प्रतिनिधि अकाली जसदीप सिंह इसमें मुख्य लीडर के तौर पर देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी तरह का टकराव नहीं, बल्कि समाधान का था। और हम लड़ाई भी नहीं चाहते, हम तो प्यार बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये जिस हिसाब से चल रहा है ये गलत है, और हमारे 4 लोगों को रिहा करके पंजाब भेजा जाए। हमें हेमकुंड साहिब की यात्रा करने दी जाए। लगभग 4 दिनों से ये एक मामला है। और मतलब हालांकि जो 4 निहंग सिंह पकड़े हुए हैं, उनकी जमानत भी हो जाएगी। मामला ये है कि पुलिस डिटेंशन में भी उनके साथ टॉर्चर किया गया। आपको पता ही है, आपने हमने वो विजुअल भी देखे। और उससे पहले जो कुछ हुआ वो भी हमें पता ही है। तो निहंग सिंहों में एक बेचैनी तो है कि उनके जो 4 निहंग सिंह पकड़ रखे हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, और उनको तुरंत रिहा करके पंजाब वापस भेजा जाए, और हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है उसको दोबारा से बहाल किया जाए निहंगों के लिए। तो ये एक स्थिति, उसके लिए ये जो निहंग है ये देहरादून की तरफ मार्च करना चाहते थे। जी, जी। और इससे आगे बढ़ें तो बात मोहन यादव की करते हैं। जमीन का विवाद जो उनका चल रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा ज़मीन अब उनकी बढ़ गई, उसको लेकर बीजेपी सीएम के बचाव में आई है। पर फिर भी उन्होंने ज़मीन बढ़ने के विवाद के ऊपर चुप्पी ही साधी हुई है। देखिए, आज हम तो देख रहे थे कि जो बीजेपी की आईटी सेल है, मतलब नेशनल आईटी सेल, जो अमित मालवीय वगैरह चलाते हैं, और वो सारा, वो बीजेपी की ऑफिशियल लाइन आज हमें देखने को मिली मोहन यादव के बारे में। बड़े बड़े मंत्री संतरी और बहुत लोग ऐसे उनके बचाव में दिखे। अमित मालवीय ने आज पूरा, बीजेपी ने बेसिकली आज पूरा एक प्रोपेगेंडा यही चलाया कि जो ये रिपोर्ट है, ये बेसिकली तो कांग्रेस का उनको बदनाम करने की एक राजनीतिक साजिश है। और ये तो पहले ही प्रॉपर्टी के कारोबार में थे, और ऐसे हालांकि जमीन के ऊपर उनको यही कांग्रेस ने जिस रिपोर्ट के को लेकर कहा गया, वो तो जर्नलिस्टिक रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, जिसके ऊपर आरोप लगाए कि भाई ये तो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, कैसे इनकी जमीनें बढ़ रही हैं। तो जब जमीनों का सवाल पूछा कि ठीक है कि मुख्यमंत्री बहुत शरीफ हैं, बहुत अच्छे आदमी, लेकिन उनकी 4 गुना जमीनें कैसे बढ़ गई, और सारी जमीनें ऐसी जगह पे कैसे बढ़ गई जहां पर खुद उन्होंने
प्रोजेक्ट पास कर करके और पैसे भेजने हैं। तो हो उस पे चुप्पी साध ली गई। बीजेपी इसको लेकर कुछ कह नहीं रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये शायद इंटरनल मतलब बीजेपी का ही विवाद है, जो इंडियन एक्सप्रेस के के पत्रकार को जो जानकारियां दी गई कि उनके सीएम के परिवार के लोगों के जमीनें जो बढ़ रही हैं, जैसे वो मास्टर प्लान्स के अंदर जमीनें खरीद रहे हैं, शहरों के जहाँ पर डेवलपमेंट की जानी है, हाईवेज निकल रहे हैं, वहां पर जमीनें खरीद रहे हैं। इसकी जानकारी बीजेपी के ही किसी नेता ने, जो मोहन यादव के खिलाफ मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स में उसके खिलाफ है, उसने दी है। तो ये भी एक पूरी थियरी चली रही है। मोहन यादव कोई दूध का दूल्हा तो है नहीं गुरप्रीत। वैसे तो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होता, आपको और हमको पता ही है कि जब ये सत्ता बिल्कुल, में आते हैं तो कैसे इनके जो रिश्तेदार वगैरह हैं, ये इनके पास, सारों के पास माइनिंग के ठेके पहुंच जाते हैं। कैसे इनको इनको ये पता लगने लग जाता है कि किस इलाके से कौन सी सड़क बनेगी, कौन सा हाईवे निकलेगा, वहां पर इनकी जमीनें ऑटोमेटिकली ये लोग खरीदने लग जाते हैं। तो ये सब मतलब ये हम भारत की राजनीति में देखते ही हैं। कोई नया हमारे लिए, आपके लिए कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो आपके हमारे लिए बिल्कुल एकदम से अलग या नई चीज हो। ये आप और हम सब देखते ही हैं। हाँ ठीक है, बीजेपी अब बचाव करती रहे कि मोहन यादव बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन इस सवाल का जवाब तो देना ही होगा कि भाई पिछले 1 साल के अंदर अंदर 4 गुना जमीनें कैसे बढ़ेगी उनके और उनके रिश्तेदारों की, और खासकर वो भी ऐसे इलाकों में बिल्कुल। जहां पर हाईवे निकल रहे हैं और मास्टर प्लान बनने हैं। जी। और ये भी बात है ना, पॉलिटिशियंस का तो चलो फिर भी पता चल जाता है कि पॉलिटिशियन ने जहां पर जमीन खरीदी है, लेकिन उसके दूसरी और जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जिसको सबसे पहले ज्ञान होता है, वो इवन वो मास्टर प्लान बनाने में भी उनका हाथ होता है। जब वो लोग भी ऐसे ही जमीन बनाते हैं, वहां तो बहुत ज्यादा पर्दा रह जाता है, उनका पता भी नहीं चलता कि उन्होंने कैसे कितनी हाँ जमीन अपने फायदे के लिए बना ली। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में तो पूरा इशू उठा ही था। आपको पता ही है कि जी, आईएएस 37 आईएएस थे तकरीबन, जिन्होंने करोड़ों रुपए की जमीन बनाई ऐसे ही। जी, जी, बिल्कुल। और आगे बढ़े तो अडानी समूह का भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी प्रवेश हो चुका है। मुझे लगता है कि बचेगा नहीं पूरे भारत का कोई भी क्षेत्र ऐसा जिसमें अभी इनका योगदान ना हो। हाँ भाई, उनके मित्र की सरकार है। उनके जी, मित्र, परम मित्र नरेंद्र सिंह मोदी, नरेंद्र जी मोदी ने ही, मेरे को लगता है कि उनको ये बेसिकली, ये तो बात हमारी कई बार हुई भी है गुरप्रीत। कई बार मैं आपके न्यूज बुलेटिन पे डायलॉग ये बोलता हूँ कि जो भारत का जो एलीट है, जो पूंजीपति है, वो दलाल किस्म का पूंजीपति है। उसने जी, हमेशा सरकार के साथ चिपक के और सरकार के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे पैसे कमाए हैं। आपको थोड़ा हैरानी होगी तो सिर्फ आज हम इस बात की बात कर रहे हैं कि अडानी समूह पर जो एटॉमिक एनर्जी का जो क्षेत्र है भारत का, उसमें भी एंट्री पा गया है, और 2035 तक 10 गीगावाट की क्षमता तक स्थापित करने का लक्ष्य है। और बड़ी उन्होंने ऐसे कहा कि 2047 तक जो भारत का लक्ष्य है, उसके उसमें अडानी पावर बड़ी अहम योगदान देगा, बिजली से लेकर। आपको पता ही है, अडानी और के पास हर एक चीज में इस समय सारे सौदे उन्हीं को दिए जा रहे हैं। इवन मैं देख रहा था, कोलकाता में नई नई सरकार बनी है, मतलब पश्चिम बंगाल में, वहां पर भी 2-3 प्रोजेक्ट हैं, वो अडानियों को ही दे दिए गए हैं। तो हो, अडानी जी जहां जहां बीजेपी पहुंचती है, वहां वहां अडानी जी पहुंच जाते हैं, और अडानी जी को हर जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो सुई बनाने का हो, या बिजली बनाने का हो, या फिर एटॉमिक एनर्जी का हो, या किसी भी चीज का, सोलर एनर्जी का हो, सारे प्रोजेक्ट उनको दे दिए जाते हैं। तो खैर, वही मेरे पास तो एक ही लाइन बचती है ऐसे कहने की, भारत का पूंजीपति दलाल किस्म का पूंजीपति है। उसने हमेशा सत्ता के साथ चिपक कर और उससे साझेदारी कर कर ही पैसा कमाया। तो खैर, नरेंद्र मोदी उनको पैसा कमवा रहे हैं, इसमें ये बहुत साफ, बहुत क्लियर है। इसमें कोई 19-21 तो है ही नहीं। इवन भारत की खेती के ऊपर भी अडानी की नजर थी। खैर, वो तो 20-21 का किसान आंदोलन था, उसने रोका। फिर भी अडानी, आपको देखे कि हरियाणा में, पंजाब में आपको अडानी के साइलोज तो दिख ही जाएंगे, जहाँ पर वो बिल्कुल, खेती बाड़ी की चीजें तक भी, खैर वो तो जमीनों तक पे ऊपर नजर रखे हुए हैं, और बड़े अलग अलग तरीके से किसानों से जमीनें खरीद के लैंड बैंक बनाने भी शुरू कर रखे हैं। तो उसके ऊपर भी मेरे को लगता है कि कभी अपने को बात करनी चाहिए कि कैसे अडानी, मतलब जो किसान है, किसानी के एरिया में एक अलग किस्म से एंट्री लेने की कोशिश करा। तो उस पर भी कभी हमें दोनों को बातचीत करनी चाहिए। खैर, जी, जरूर जरूर। वैसे भी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है,
भारत, और खास तौर पर अपॉर्चुनिटीज उनके पास हैं जो ज्यादा करीब हैं, जो जहाजों में एक साथ सफर करते हैं देश को चलाने वालों के। खैर, अभी ये भी कहना अब एक दो चित्ती सी है कि देश को असल में चलाता कौन है। खैर, आगे बढ़े तो बात मुंबई की करते हैं। मॉनसून की पूरी तैयारी का दावा करने वाली मेयर के सामने ही गड्ढे में एक बीएमसी कर्मचारी गिर गया। आयरनी है ये तो। ये बहुत मजेदार आयरनी है। जी। मतलब आयरनी इस वजह से कि मेयर साहब निकली हुई थी और मेयर साहब तावड़े वो मीडिया पूरी लेके गई हुई और वहां पर पूरा दावा करी कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, मॉनसून आए बारिश आए कुछ नहीं होगा बॉम्बे में। वैसे हर आपको पता ही भारत का हर शहर डूब के खड़ा हो जाता है जैसे ही एक तेज तगड़ी बारिश आती है भारत में। तो भारत के तमाम शहर एकदम स्विमिंग पूल बन जाते हैं, डूब के खड़े हो जाते हैं। आपको गाड़ियां तैरने लगती हैं। तो खैर तैरती हुई गाड़ियों के शहर बन जाते हैं, आपको हमको पता ही है। तो अब के बार बड़े नई नई मेयर साहिबा रितु तावड़े जी वो काफी एकदम ऐसे थे कि अब की बार कुछ नहीं होगा, हमने सारा मामला कर दिया है, गड्ढे साफ, हमने सीवर साफ कर दिए हैं, गड्ढे रिपेयर कर दिए हैं, ऐसा है वैसा है। मौके पे ही बीएमसी का कर्मचारी खड़ा था, वो बेचारा थोड़ा जब वो क्या कहते हैं भीड़ वगैरह उनके समर्थक वो करने लग गए तो पीछे हटने लगा तो एकदम से वो गड्ढे में गिर गया। तो ये मैं तो वो वीडियो देख रहा था, वो देख के भी बड़ी हंसी आई कि एक तरफ मेयर साहब बारिश से पहले दावा कर रही हैं कि हमने अब की बार सारा शहर एकदम से ओके कर दिया है, कोई पानी नहीं खड़ा होगा, कोई गड्ढे में नहीं गिरेगा। और मौके पे ही वो 5-7 मिनट के बाद ही वो लाइव हो गया कि खुद बीएमसी का कर्मचारी, बीएमसी बेसिकली वहां की जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो बम्बई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कर्मचारी ही गिर गया जिसका जिसका जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये सीवर वगैरह और शहर की जो व्यवस्था वगैरह है उसको ठीक करें, तो वही गिर गया। बिल्कुल। खैर जी। अभी जो मेन होल अभी उसके बाद बीएमसी की सफाई भी आई कि बीएमसी की तैयारियों में शायद कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ मेन होल छूट गए हैं, हम उनको ढक रहे हैं, उनके ऊपर ढक्कन वगैरह लगा रहे हैं। तो सीवर के जो मेन होल होते हैं उनके ढक्कन भी पूरे नहीं है अगलों के। और खैर आपको पता ही है कि कितनी बार ये पिछले 3 साल से तो आप और हम देख ही रहे हैं कि जैसे ही बारिश आती है और भारत के शहर एकदम लबालब और गाड़ियां तैरने लग जाती हैं, डूब जाते हैं। तो खैर मतलब जिनको हम ग्लोबल सिटी और साइबर सिटी पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, उन शहरों के भी बहुत बुरे हाल हो जाते हैं भारत में। जी। और अगली खबर की ओर बढ़ें तो 15 मौतों के बाद सरकार की आंख खुली है, कोलकाता की ऊंची इमारतों की जांच होगी। देखिए कोलकाता में जो कल गोदाम हादसा हुआ उसने बड़ा एकदम दिल दहला दिया। एक रिहायशी ऊंची इमारत बनाई जा रही थी और उसमें उसके निर्माण गुणवत्ता में कमी थी। आपको पता ही है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा हुआ था और जैसे ही वो उसने उसके स्ट्रक्चर ने कोलैप्स किया तो 15 मजदूरों की मौके पे ही मौत हो गई। तो 15 मजदूरों की मौत एक पूरा गोदाम गिर जाने के बाद, और मतलब उसके बाद यही हुआ कि भाई जो कमर्शियल या फिर रिहायशी बिल्डिंगें जो ऊंची हैं उनका जो जो पास की जा रही है वो किस बिना पे की जा रही है, क्या उनमें कोई धोखाधड़ी के मामले हैं, क्या मामला है। तो यही है, अभी देख ही रहे हैं कि जो अनसेफ वर्किंग प्लेसेस हैं उनका एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे मजदूर हैं बेचारे काम कर रहे हैं, एक गोडाउन बना रहे हैं, एक रिहायशी एक बिल्डिंग बना रहे हैं और वो कोलैप्स कर जा रहे हैं और वहां पर 15-15 मजदूरों की डेथ हो जा रही है। तो निर्माण मजदूरों के साथ तो सबसे ज्यादा घटनाक्रम हो ही रहे हैं, उसमें सब स्टैंडर्ड जो मटेरियल लगाया जाता है भारत में बिल्डिंग्स में, वही एक कारण है और उसी की वजह से ये सब हो रहा है। तो खैर अभी तो स्थिति बहुत वहां पर नाजुक बनी हुई है क्योंकि 15 मजदूरों की तो मौत हुई है, काफी मजदूर बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं तकरीबन 60 के आसपास वो घायल हुए हैं, तो उनका भी इलाज चल रहा है, कई तो बहुत गंभीर चोटिल हैं। आखिरी में जो हमारी सरकार है उनके पास एक ही बात बच जाती है कि हम मामले की जांच करवाएंगे, हम कड़े नियम लागू करेंगे, हम जो नए जब नक्शा पास हो रहा होगा तब उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। आपको पता है भारत में नक्शे भी रिश्वत लेके पास होते हैं, सब स्टैंडर्ड के जो इंजीनियर जिनकी जिम्मेदारी होती है सिविल इंजीनियर्स वगैरह की, वो उनका भी आपको हाल पता ही है और सब स्टैंडर्ड मेटेरियल का भी आपको पता ही है कैसे चीजें होती हैं उसमें। आपको और हमको मतलब बहुत वो है नहीं उम्मीद आगे, पर खैर देखते हैं। पर मतलब आप ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से देखेंगे कि कैसे
जो काम करने की जगह हैं उनमें ही इतने खराब हैं। बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर आग लग जा रही है। ठीक है। अब जो काम करने की जगह है मजदूरों की, वहाँ पर कभी बॉयलर फट जा रहा है, कभी गैस का रिसाव हो जा रहा है, कभी बिल्डिंग कोलैप्स कर जा रही है। तो काफी काफी बुरी स्थिति है और लगातार जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर सवाल कई बार उठता रहता है। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।